बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अखबार में इसकी तस्वीर देखकर मुझे झुरझुरी आ गई थी। इसकी लाश कराची के ही किसी इलाके से मिली थी। इसने अपने मौक़िफ़ पर इसरार करने की बजाय वही बात दोहरा दी जो अखबारों तक पहुंचाई गई थी। फिर बेसाख्ता पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इसके बारे में मारवती से जो इतला मिली वो बेसूद साबित हुई होगी। तुम्हें बिला वजह यहाँ तक दौड़ लगानी पड़ी, हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका सवाल सुनते ही मेरा जहन चल पड़ा था और तेजी के साथ एक कहानी का ताना बाना तैयार होने लगा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें मारवती ने देर से कृष्ण कुमार की कमीगाह के पते से आगाह किया। थोड़ी सी तैयारी में मजीद वक्त जाया हुआ। जब हम मेमनकोट के लिए रवाना हुए तो यहाँ खेल खत्म हो चुका था। तुम्हारा मतलब है कि तुमसे पहले किसी और ने इसे ठिकाने लगा दिया? इसने मेरी बात काट कर पूछा। इतनी लंबी छलांगे न लगाओ, तहम्मुल से पूरी बात सुन लो। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, इसे किसी ने नहीं मारा था, मगर ग्रीन फार्म पर कुछ न कुछ हो चुका था। दोनों अमरीकी एक पुरस्कार हादसे का शिकार होकर चल बसे थे और कृष्ण कुमार यहाँ से भाग निकला था। इसने तुम्हारे साथ अमरीकियों से भी कोई मुखासमत मोल ली हुई होगी। तीनों मर चुके हैं, इसलिए इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ क्यास आराई कर सकते हैं। हम कराची से निकल रहे थे और टूल प्लाजा से पहले वाली चेक पोस्ट पर एक पुलिस पार्टी ने कृष्ण कुमार को रोका हुआ था। इसका रंग और चेहरा इतना गैर मामूली है कि तुमने इसे दूर ही से पहचान लिया होगा। वो क्यास आराई किए जा रहा था। बस इसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे। अजहर ने इसे देखा और पहचान लिया। हमारे पास इससे ज्यादा पूछगिछ का वक्त नहीं था। हमें इसके जुराइम का इल्म था। इसने डटाई से काम लेना चाहा और यूं तशद्दुद सहते सहते मर गया। तुम इसके बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हो? ग्रीन फार्म का मालिक मेरा गहरा दोस्त है। इसने मेरी सिफारिश पर कृष्ण कुमार को पनाह दी थी। इस बेचारे को कृष्ण कुमार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अगर वो कृष्ण कुमार की वजह से किसी मुश्किल में पड़ गया तो मैं इसका सामना करने के काबिल नहीं रहूंगा। इन पेचीदगियों की वजह से तुम्हें अपनी रुपोशी को थोड़ा सा तूल देना पड़ा। पुलिस को इस शख्स की तलाश थी जिसके माँ पर कृष्ण कुमार को ग्रीन फार्म में पनाह दी गई थी। फार्म के मालिक ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए सब कुछ उगल दिया था, मगर इसे कृष्ण कुमार के असल नाम की भनक भी नहीं मिली थी। वो शेरू के नाम से वहाँ पहुंचा था। शेरू और कृष्ण कुमार का ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल सका था। अमरीकियों की मौत की वजह से इस मामले ने बहुत अहमियत इख्तियार कर ली थी। फार्म के मजदूरों ने कृष्ण कुमार की लाश को तस्वीर पे देखते ही पहचान लिया कि वही शख्स शेरू के नाम से फार्म पर मुकीम था। फिर तो वो बेचारा जरूर मुश्किल में फंस गया होगा। रवि पुर तशवीश और ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाया, वो पुलिस का मामला है। मेमनकोट में जो कुछ हुआ या अब हो रहा होगा, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। तुम मेरे दोस्त के लिए कुछ कर सकते हो? रवि ने इस्तरारी लहजे में सवाल किया। तुम फिर बहक रहे हो? मैंने इसे तनबीह की। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस चक्कर से अपनी गर्दन बचाने की फिक्र करो। दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी दिखाई तो तुम खुद भी किसी अलमनाक अंजाम से दो चार हो जाओगे। मजहर जी, मैं शर्मिंदा हूँ। इसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कह रहा था, जो बात मैं हरिचंद के हवाले से मारवती को समझा रहा था, वही बात इस वक्त मेरे जहन से निकल गई। हमारी तरफ से तुम्हें क्लियरेंस मिल चुकी है। हम कॉल के पक्के हैं। जो वादा करते हैं इसे आखिर तक निभाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी बात जहन नशीन कराने की कोशिश करते हुए जोर देकर कहा, मगर ये हम ही जानते हैं कि पुलिस फोर्स को तुमसे दूर रखने के लिए हमें क्या पापड़ बेलने पड़े। आज भी अमरीकी हर इस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं जिसका साया भी ग्रीन फार्म के करीब से गुजरा हो। तुम्हारे बताने से पहले ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि अपनी एजेंसी के सिवा तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। पुलिस की तरफ से दरपेश खतरा किसी भी वक्त सर उभार सकता है। इस इम्कान को अपने जहन में महफूज कर लोगे तो तुमसे कहीं कोई लग्जिश नहीं होगी। अभी हरिचंद का नाम हमारे सामने है, न जाने कल किसकी बारी आ जाएगी। घर पर मारवती तुमसे कह रही थी कि तुम छांट छांट कर हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हो। इस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया था। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि ग्रीन फार्म एक
मुसलमान की मलकियत है और वो मेरा गहरा दोस्त है। ये बात मरवती को जरूर बता देना ताकि इसकी गलतफहमी दूर हो सके। तुम्हारा वो दोस्त मुसलमान होने के बावजूद मुकाफाते अमल से गुजर रहा होगा। अपनी जमीन से गद्दारी करने वालों के लिए कानून नाफिज करने वाले सारे बावर्दी और सादा पोश इदारे सफाक साबित होते हैं। इस दौरान में मेमनकोट की आबादी बहुत पीछे रह गई। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे निगाह डाली तो आने और जाने वाली गाड़ियों के हेडलैंप्स की रोशनी में बस सुपर हाईवे की बाल खाती हुई स्याह दोहरी पट्टियां चमक रही थीं। सड़क के इतराफ में हर तरफ तारीकी का राज था। मेरे हिसाब से रवि मोहन ने शराब की वाफर मिकदार ली हुई थी, लेकिन इसके असाब नशे के गहरे असरात से मुतासर नहीं हुए थे। इसका जहन काम कर रहा था और जुबान किसी लुकनत के बगैर इसके ख्यालात का पूरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने बस इतना महसूस किया कि इसे बढ़ती हुई खामोशी से वहशत हो रही थी। जब भी सुकूत के लम्हात कुछ तूल पकड़ते वो नींद भगाने की कोशिश में कोई ना कोई नई बात छेड़ देता था और खामोशी टूट जाती थी। हैदराबाद तक का सफर काफी तेज रफ्तारी से तय हुआ। बातों ही बातों में हम हैदराबाद की हदूद में दाखिल हो गए। हम तीनों कराची से रवाना हुए तो खाने का वक्त नहीं हुआ था। हैदराबाद से आगे का सफर कैसा रहता और बादशाह में क्या हालात पेश आते, इसके बारे में कोई पेशगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ऐसे में खाने के लिए हैदराबाद ही सबसे बेहतर था। अव्वल खान भी रात भर भूखा रहने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। इसने कासम चौक से बाएं तरफ मुड़ने के बाद एक होटल के पास गाड़ी पार्क कर दी। हम होटल में दाखिल हुए तो एक गोशे में बने हुए साफ सुथरे काउंटर के अकब में बैठे हुए शख्स ने फजा में हाथ लहराया। इसकी मुस्कुराती हुई इस्तकबालिया निगाहों के ताक़ुब में मैंने रवि की तरफ देखा तो वो भी जवाब में मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। मेरा माथा ठनक गया। होटल वाले से रवि की वो शनासाई हमें महंगी पड़ सकती थी। इसी असना में काउंटर वाले के इशारे पर एक वेटर हमारी तरफ लपका चला आया था। इसने एक मेज की तरफ हमारी रहनुमाई की। हमने कुर्सियां संभाल ली तो इसने मेज की सतह पर कपड़ा फेर कर इसे गैर जरूरी तौर पर साफ किया। करीबी मेज से 3 गिलास और ठंडे पानी से भरा हुआ एक जग हमारी मेज पर मुंतकिल किया और फिर हमें सोचने का मौका देकर हमारे पास से दोबारा काउंटर की तरफ चला गया। मेज पर रखे हुए शफाफ शीशे के नीचे होटल के 2 मेन्यू इस तरह दबे हुए थे कि मेज के गिर्द बैठा हुआ हर शख्स इनका मुतालिया करके अपनी पसंद के खानों का इंतखाब कर सकता था। हम तीनों में से कोई इस तरफ मतवज्जो नहीं था। वेटर की आमद की वजह से मेरा चुभता हुआ सवाल होंठों तक आकर रह गया था। रवि ने मेरे तेवर भांप लिए थे और अंदाजा लगा चुका था कि मैं इसे कोई कड़वी किसैली बात करने वाला था। होटल में घुसते ही तुम कुछ परेशान हो गए हो, रवि ने झिझकते हुए मुझसे कहा। क्या ये अजीब बात नहीं है कि अजहर ने जिस होटल का इंतखाब किया है इसका मालिक या कोई जिम्मेदार मुलाजिम तुम्हारा शनासा है? मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कदरे तुर्शी से पूछा। वो मुस्कुराया फिर बोला, गनीमत है कि मैंने इस होटल में आने का मशवरा नहीं दिया, वरना तुम ज्यादा ही बदगुमान हो जाते। इस होटल में सिर्फ खाने का नहीं बल्कि पीने का सामान भी चलता है। इसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियां बंद करके अंगूठा दाने की तरफ ले जाते हुए इशारा किया। यहाँ हमारा पुराना लेन देन है। हम बिल्कुल बेखौफो खतर होकर यहाँ अपनी शिकम पूरी कर सकते हैं। इन लोगों से ये लेन देन हरीचंद ही करता होगा। मैंने नीची आवाज में सवाल किया। वो हैदराबाद में मैनेजर है, लेन देन इसी का काम है, मगर हम लोग भी कराची और मीरपुर खास के दरमियान सफर करते हुए यहाँ रुकते हैं। बाया जी ने बचपन से मुझे सिखाया है कि अच्छे कारोबार के लिए जरूरी है कि मालिक अपने मुस्तकिल ग्राहकों से राब्ता रखे। तुम्हें फिर बाया जी याद आ गया? अव्वल खान ने इस पर आंखें निकाल कर गुर्राया। अब तुमने अपने इस मरदूद भाई का नाम लिया तो मैं तुम पर हाथ छोड़ दूंगा। इसका नाम सुनकर मेरे कान पक गए हैं। रवि खिफत अमेज हंसी के साथ बोला, अच्छा हुआ कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने से पहले वार्निंग दे दी। अब मैं मोहतात रहूंगा। मेरी जिंदगी पर इनकी छाप इतनी गहरी है कि इन्हें नापसंद करने के बावजूद मैं भूलने से कासिर हूँ। ये याद रखना कि अजहर का हाथ कराटे का होगा। मैंने इसे याद दिलाया। मोहन खानदान का आबाई शहर मीरपुर खास था, जबकि वो लोग कराची में रहते थे। दोनों शहरों के दरमियान सफर करते हुए इस होटल के मालिक और मुलाजमीन से इनका मेल जोल काबिल फहम था। मेरे जहन में रेंगने वाले खदशात कुछ कमजोर हो गए। मेन्यू का तयन हो जाने के बाद अव्वल खान ने रवि से बाथरूम के बारे में पूछा और इसकी निशानदही पर उठकर काउंटर की तरफ चल दिया। बाथरूम इसी सिमत में वाक़या था। अव्वल खान हाथ धोकर लौटा तो रवि उठकर इसी तरफ हो लिया। हम दोनों की निगाहें इसका ताक़ुब कर रही थी। रास्ते में वो काउंटर पर रुका तो मेरा अंदाजा था कि वो चंद सानियों की रस्मी
अपनी मजाज पुरसी के बाद वहाँ से आगे बढ़ जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। वो कोहनियां टेक कर काउंटर पर झुका। वहाँ मौजूद शख्स से बातें कर रहा था। दोनों में राजो न्याज शुरू हो गए हैं। अव्वल खान ने मानीखेज लहजे में कहा, इसने होटल वाले से मिलकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। वो बेयकीनी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। इस गोशे में हलचल सी नजर आई। फिर रवि बाथरूम की तरफ जाने के बजाय बहुत तेजी के साथ हमारी तरफ वापस आता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ काउंटर वाला अपनी जगह छोड़कर बाहर निकला और उजलत में मुखालफ सिमत में चल दिया। चंद कदम चलने के बाद वो एक दरवाजे के पीछे गायब हो गया। इस दौरान में रवि हमारे पास वापस आ चुका था। गड़बड़ हो गई। वो आते ही किसी तमीद के बगैर बोला, हम आए तो हरिचंद यहीं मौजूद था। हमें देखते ही वो दूसरी सिमत से बाहर निकल गया। मैं गैर इरादी तौर पर अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो कई दिनों से रिपोर्ट था, शायद पैसे खत्म हो गए होंगे, यहाँ से हिसाब लेने आया था। मगर तुमने तो कहा था कि वो बादशाह में मलंग बनकर छुपा हुआ है। मैंने कहा, आदमी कोई भी स्वांग रचाले, गुजारे के लिए रकम जरूरी होती है। वो पैसे लेने के बाद मलकानी से बातें कर रहा था। जो ही हम अंदर दाखिल हुए वो मलकानी से सलाम दुआ किए बगैर यहाँ से निकल गया। हैरत है कि ये बात तुम्हें इतनी देर से बताई गई। अव्वल खान ने गुस्सीले अंदाज में इसकी बात काट कर कहा, हमें होटल में आए हुए काफी देर हो चुकी है। अब तक वो बहुत दूर निकल गया होगा। शायद होटल वाले भी इससे मिले हुए हैं। मैंने तल्ख लहजे में लुकमा दिया। ये बात तो कोई उल्लू का पट्टा भी समझ सकता है कि अपने मालिक को देखकर रकम समेत भागने वाला मुलाजिम कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। इन्हें तुमको आते ही हरिचंद के बारे में बताना चाहिए था। वो अकेला होता तो शायद वो यूं हवास भागता होकर न भागता। रवि ने मुदाफियाना लहजे में जवाब दिया, मेरे साथ तुम दोनों को देखते ही इसने अंदाजा लगा लिया होगा कि दाल में कुछ काला है। पैसे इसकी जेब में जा चुके थे। वो भाग गया और हम यहाँ बैठे तुम्हारी साथ जाक मार रहे हैं। अव्वल खान का पारा बतदरीज चढ़ने लगा था। मालूम करोगे वो किधर गया है? मलकानी काउंटर छोड़कर अपने आदमियों से यही मालूम करने गया है कि हरिचंद की गाड़ी किधर गई है। रवि ने सहम कर जवाब दिया, जो कुछ तुम दोनों कह रहे हो मैं मलकानी को वो सब सुना चुका हूँ। इसे इल्म नहीं था कि हरिचंद मफरूर है। काउंटर वाला इसी दरवाजे से बरामद हुआ जिसमें वो गायब हुआ था। इस बार इसकी रफ्तार इतनी गैर मामूली थी कि होटल में मौजूद कई गाहक चौंक कर इसे देखने लगे। वो मेजों के दरमियान से होता हुआ सीधा हमारे पास आ रुका। वो हाईवे पर मटियारी की तरफ गया है। गाड़ी में अकेला था, आने वाले ने बताया। वो हाथ न आया तो वापसी पर हम तुम्हें देख लेंगे। अव्वल खान इस पर गुर्राया। मैं मलकानी का पैगाम सुनते ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। दोनों ने मेरी तकलीद की। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया और मैंने फिर मलकानी की तरफ पलट पड़ा, जो अब अपना सर झटक कर कुछ बुड़बुड़ाता हुआ काउंटर की तरफ जा रहा था। वो किस गाड़ी में है? इसका मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले मलकानी ने बोलना शुरू कर दिया। काली मजदा में है। मैंने बस इतना सुना और दरवाजे की तरफ हो लिया। मेरे सवार होने तक अव्वल खान लैंड रोवर का इंजन स्टार्ट कर चुका था। वो देव एकल गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। अव्वल खान ने पूरा स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को वापस मोड़ा और फिर बरक रफ्तारी के साथ मेन रोड पर आ गया। वो मुझे तुम दोनों के साथ देकर शुबे में पड़ा है तो अब बादशाह का रुख नहीं करेगा, रवि बोला। इसकी बात सही थी। हम तीनों को यकजा देखकर वो इसी एक नतीजे पर पहुंच सकता था कि रवि अपने नामालूम दुश्मनों की गिरफ्त में आ गया है और दो अजनबी रवि को साथ लेकर इसकी तलाश में निकले हुए हैं। हम इस होटल में इत्तफाकन जा घुसे थे, मगर हरिचंद को शुबा हो सकता था कि रवि ने बादशाह जाने से पहले दानिस्ता इस होटल का रुख किया होता कि वहां से इसके बारे में कोई ताजा तरीन सुनगिन मिल सके। शायद हरिचंद ने बादशाह को अपना महफूज तरीन ठिकाना समझकर वहां पनाह ली हुई थी। इस बारे में इसने खुद ही मारवती को बताया था। वो जानता था कि रवि किसी वजह से जेर हो चुका था, तो मारवती के इल्म में आई हुई हर बात रवि के जरिए इसके दुश्मनों तक पहुंच चुकी होगी। वो अकेला था। पुरानी कमीगाह से एक बार निकल आने के बाद जरूरी नहीं था कि वो दोबारा इधर का रुख करे। गाड़ी इसके हाथ में थी। वो कौमी शाहराह से निकलने वाले किसी भी रास्ते पर मुड़कर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता था। ये गनीमत था कि मैंने चलते चलते मलकानी से हरिचंद की गाड़ी के बारे में पूछ लिया था, वरना अमली तौर पर हमारे पास इसका कोई सुराग न होता। हैदराबाद से मीलों दूर निकल जाने के बाद हमें अंदाजा होता कि हम एक बेनामो निशान कार का पीछा कर रहे थे जिसे तलाश करना नामुमकिनात में से था। तुम सही सिमत में सोच रहे हो। तुम्हारी दानिश में वो और कहां जा सकता
सकता है। ये सड़क शैतान की आंत की तरह लंबी है और इसके दोनों एतराफ में बेशुमार आबादियां ही आबादियां हैं। वो अपना घर छोड़ चुका है, कहीं भी चला जाए और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रिश्ते कुनबेदारी सिर्फ हैदराबाद और मीरपुर खास में है या कराची में हम रहते हैं। अजहर खान, हम इसे कहाँ तक तलाश करेंगे? चंद सानियों बाद मैंने अव्वल खान से पूछा, मजहर खान, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम रवि की बातों से मुतासर हो रहे हो। ये न भूलो कि हरीचंद इसका साला है और ये मौका पाते ही इसे बचाने की सरतोड़ कोशिशें करेगा। तुम्हें इसकी बातों पर मायूस नहीं होना चाहिए। तौबा तौबा, पिछली निशित से रवि के गाल पीटने की आवाजें आई। मुझे दुख है कि तुम्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हो सका। वो मेरा नहीं, मारवती का मामूजाद भाई है, मुझे इससे जरा भी हमदर्दी नहीं है। फिर तुम हमें लौट जाने पर क्यों उकसा रहे हो? अव्वल खान ने तंज से पूछा। मैं तुम्हें क्यों उकसाऊंगा? मैं तो मजहर जी की बात का जवाब दे रहा था। इसकी अफसरदा आवाज उभरी। तुम इसकी तलाश में पेशावर तक जाना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इससे ज्यादा अपनी जिंदगी और आजादी अजीज है। अव्वल खान ट्रैफिक के बहाव के पेश नजर लैंड रोवर की रफ्तार कंट्रोल कर रहा था। हैदराबाद के शहरी ट्रैफिक से निकलकर इसने रफ्तार बहुत तेज कर दी। वो आगे जाने वाली हर गाड़ी और ट्रक को ओवरटेक करता हुआ लैंड रोवर को यूं उड़ा रहा था जैसे हरीचंद तक पहुंचने का पूरा यकीन हो, जबकि मैं पूरी उम्मीद नहीं था। मुझे यकीन था कि हरीचंद सीधा जाने की बजाय रास्ते से ही कहीं मुड़ गया होगा। कौमी शाहराह पर हमारी वो बरक रफ्तारी सफर ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका। हैदराबाद से 20-25 किलोमीटर दूर निकलने के बाद हमें अपने आगे सुर्ख रोशनियों की एक तवील कतार ठहरी हुई नजर आने लगी। मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रैफिक भी न होने के बराबर रह गया था। शायद आगे सड़क खराब है या किसी काम की वजह से रास्ता बंद है। अव्वल खान रफ्तार कम करते हुए बुड़बुड़ाया। कामदार सड़क पर रुकी हुई गाड़ियों की बिखरी हुई सैर वैया कतार काफी दूर तक नजर आ रही थी। अव्वल खान ने जीप सड़क के इंतहाई बाएं सिरे पर लाकर कच्चे पर उतार दिया और हल्की हल्की धूल उड़ाता काफी आगे निकल गया। मगर इससे ज्यादा होशियार ड्राइवरों ने बाएं तरफ खुदे हुए एक नाले तक फैलकर रास्ता इस तरह मसदूद कर दिया था कि अव्वल खान को पूरे ब्रेक इस्तेमाल करने पड़ गए। बुरे फन से पीछे से रवि बोल पड़ा, अगर वो सीधा आया है तो हमारा रास्ता साफ होने से पहले बहुत दूर निकल जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी तरह इस जाम में फंसा हुआ हो। मैंने तेजी से कहा, तुम उतर कर मेरे साथ आओ, हम आगे चलकर देखते हैं। हो सकता है कि किस्मत हमारा साथ दे और वो नजर आ जाए। इस भीड़ में मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूंगा? अव्वल खान बोला। एक बार ट्रैफिक चल पड़ा तो मेरे लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा। पीछे वाले हार्न बजा बजा कर क़यामत खड़ी कर देंगे। दोनों गाड़ी में ही बैठे रहो। इसी वक्त मेरे कानों में किसी की आवाज आई। वो ऊंची आवाज में किसी को बता रहा था कि आगे कोई खतरनाक हादसा हो गया था जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया था। तुम बाएं तरफ से आगे आने की कोशिश करते रहो, हम हरीचंद के साथ तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। ये कहकर मैं गाड़ी से उतर गया। वो ट्रैफिक जाम एक खुले वीराने में हुआ था, मगर गाड़ियों के चलते हुए इंजनों से खारिज होने वाले धुएं की वजह से फजा बोझल और आलूदा हो गई थी। मैंने नीचे उतरकर फजा को मजीद आलूदा करने के लिए सिगरेट सुलगाई और हरीचंद के साथ आगे चल दिया। रुके हुए ट्रैफिक में ट्रकों, टैंकों और गाड़ियों के साथ कई मुसाफिर बसें भी फंसी हुई थी। मुतअद्दिद मन चले मुसाफिर बसों से नीचे उतरे हुए थे और शायद सब ही को मालूम हो चुका था कि आगे कोई हादसा हो चुका था जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक रुक कर एक कतार में गुजर रहा था। वो बात फैल जाने की वजह से कोई ड्राइवर गैर जरूरी उजरत दिखा रहा था, ना हार्न बजा रहा था। हम ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ियों में किसी स्याह मजदा का कार को तलाश करते हुए आगे बढ़ते रहे। ट्रैफिक के सरकने की रफ्तार हमसे ज्यादा सुस्त थी। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, रवि ने तेज सांसों के दरमियान कहा। वो इधर नहीं आया होगा। वक्त कभी बर्बाद नहीं होता, वो मिले या ना मिले। अब हम भाटी शाह तक जरूर जाएंगे। तुम अजहर जी का बहुत लिहाज करते हो और करना भी चाहिए क्योंकि इनका गुस्सा तेज है। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पेशकदमी जारी रही। फिर मुझे हादसे की पहली झलक नजर आई। मेरे लिए वो मंजर नाकाबिले यकीन और सनसनी खेज था। काले रंग की एक मजदा कार अपनी तेज रफ्तारी और शायद ड्राइवर की बदहवासी की वजह से सामान से लदे हुए एक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी थी। मैंने इस तरफ दौड़ लगा दी। रवि ने मेरा साथ दिया। ट्रक के नीचे कार का इंजन वाला पूरा हिस्सा घुसता चला गया था और विंडशील्ड रेजा रेजा हो गई थी। पीछे से आने वाली गाड़ियों की रोशनी में मजदा बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। इससे बाएं तरफ कच्ची जमीन पर मुस्तरब और पूरी
पुरजोश तमाशाइयों का एक घेरा सा बना हुआ था। काली मजदा मजहर जी, कहीं ये हरी की गाड़ी तो नहीं है? रवि के होंठों से अल्फाज टूट टूट कर निकले। इसी की मालूम होती है, मैंने सुकून से कहा। मरने वाले को देखकर मजीद तस्दीक हो जाएगी। मैं भीड़ में घुस गया। इस हादसे में कार के अगले हिस्से का जो हशर हुआ था, इसकी बिना पर ड्राइवर के बचने की उम्मीद ही अबस थी, और शायद यही वजह थी कि रवि फौरी तौर पर रिक्कत के जज्बात से मगलूब होकर हरी हाय मेरा हरी चिल्लाने लगा। वहाँ मौजूद अफराद गैर जानबदार तमाशाई थे। रवि मोहन की दर्दनाक सदाएं सुनकर हर एक चौंक पड़ा। भीड़ में हमारे लिए खुद ब खुद रास्ता पैदा होने लगा। मेरे लिए हरिचंद सिर्फ एक नाम था, मैं इसे पहचानने से कासिर था। मगर रवि ने जब वहाँ जलती हुई कई टार्चों की रोशनी में खून में नहाए हुए एक इंसानी वजूद को जर्द खुदरो घास पर पड़े देखा तो दाढ़े मारता हुआ इस पर जा पड़ा। सबर करो, अभी ये जिंदा है, इसे किसी ट्रक में डलवा दो और हैदराबाद ले जाओ। मजमा में से किसी ने रवि मोहन को दिलासा दिया। मैं तेजी से इस सूरत हाल का तजिया करने में मसरूफ था। हमें महसूस हुआ था कि वो हमें जुल देकर हैदराबाद के होटल से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन कुदरत का नादीदा आहनी हाथ हरकत में आ चुका था। इसकी शामत इसे बादशाह से हाँक कर हैदराबाद लाई और वो हमसे कोई मुकाबला किए बगैर लहूलुहान होकर जर्द घास और खुश्क मट्टी पर पड़ा हुआ था। वो सब बहुत तेजी से रूनुमा हुआ था। हादसा हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। विंडशील्ड की किरची हरिचंद के चेहरे, आंखों और शायद सारे ऊपरी दाढ़ में पेवस्त थी। इसकी दाहिनी आंख का पपोटा खुला हुआ था। डेले में तेजदार शीशा पेवस्त हो गया था। बाएं आंख के बंद पपोटे को कई किरचियों ने इसी हालत में सी दिया था। चेहरे के जख्मों के गिर्द हल्का हल्का वर्म आने लगा था, मगर इसके सीने के जीरो बम से जाहिर था कि कुदरत ने हमारा काम आसान बनाने के लिए इसकी जिंदगी की डोर को थोड़ी सी ढील दे दी थी। पूरे हजूम में रवि मोहन ही इसका हकीकी वारिस था और बुरी तरह रो रहा था। मेरे दिल में हरिचंद के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर मैं भी इसे लवारिस छोड़ने पर आमादा नहीं था। मेरी दानिश्त में इसके सही तरीन वारिस STF वाले थे। पीछे हमारी गाड़ी फंसी हुई है, इसे वहां तक पहुंचा दो, हम खुद इसे अस्पताल ले जाएंगे। मैंने बतौर खास किसी को मुखातिब किए बगैर ऐलान किया, ये हमारा आदमी है और गलती इसी की मालूम होती है। ओए खोचा, गलती को गर्क करो, ये मर जाएगी। एक तनुमंद और सुर्ख और सफेद पठान ने तुर्शी से कहा, तुम्हारी गाड़ी किधर है? इधर, मेरे बजाय रवि ने रोते रोते हाथ से इशारा किया, यहाँ से काफी दूर है। दिलावर खाना, इसी तनुमंद पठान ने किसी को पुकारा। दिलावर खाना न जाने कहां से। इससे पहले कई पठान ड्राइवर आगे बढ़े और इनकी मदद से तनुमंद पठान ने हरिचंद के बेहोश वजूद को अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं चला तो वो मेरे पीछे चल दिया। इसकी मदद करने वाले कई अफराद इसके दाएं बाएं हो लिए। इनमें से कोई हरिचंद के स्याह करतूतों से वाकिफ नहीं था। वो सब खलूस और इंसानी हमदर्दी के बेकरां जज्बों से सरशार थे। इन ही जज्बों के तहत वो साजिशों की गठड़ी को हमारी गाड़ी तक ले जा रहे थे। मैं इनके लिए अपने दिल में मोहब्बत और एहतराम महसूस किए बगैर न रह सका। सड़क से कच्चे तक में उतरी हुई आड़ी तिरछी गाड़ियों के रोशन हेडलैंप्स ने इलाके को इतना मुनव्वर किया हुआ था कि ना हमवार जमीन पर रास्ता तय करने में कोई काबिल जिक्र दुश्वारी पेश नहीं आई। रास्ते में हर एक हैरत और तजस्सुस, अफसोस और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात के साथ हमारे कारवां को देखता रहा था। ट्रैफिक बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, जिसके नतीजे में हमारी लैंड रोवर कदरे करीब आ चुकी थी। अव्वल खान हमें देखते ही अपनी निशिस्त से नीचे उतर आया। मेरी रहनुमाई और रवि की अबतर हालत को देखते ही वो समझ गया कि तनुमंद पठान की पुश्त पर इसका शिकार लदा हुआ था। हमारे पहुंचने से पहले इसने गाड़ी का अकबी दरवाजा खोल दिया। गाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मगर इर्द गिर्द से अचानक कई रजाकार नमूदार हुए। सब गाड़ियां कदरे आगे पीछे सरकी और हैरतनाक तौर पर इतनी गुंजाइश पैदा हो गई कि लैंड रोवर को वापसी घुमाया जा सके। एक करीबुल मर्ग जख्मी की रवानगी के लिए हर ड्राइवर हत्तल मकान गुंजाइश पैदा कर रहा था। रही सही कसर लैंड रोवर के ताकतवर इंजन और इसकी 4 व्हील ड्राइव ने पूरी कर दी। 10 मिनट की कलील सी मुद्दत में हमारी गाड़ी बेतरतीब ट्रैफिक जाम से निकलकर खुली सड़क पर आ चुकी थी और हैदराबाद के तरफ दौड़ रही थी। अव्वल खान ने गाड़ी इमरजेंसी लाइट्स रोशन कर दी थी। मैं अव्वल खान के बराबर वाली सीट पर विराजमान था। रवि मोहन अपने बेहोश साले को संभाले पिछली सीट पर बैठा था और रह रहकर दबी दबी सिसकियों के साथ रो रहा था। इसकी वो क्रीहा आवाजें मुझे ग्रां गुजर रही थी,
मगर मैं इन्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर था। जब काफी देर बाद भी वो सिलसिला मौकूफ न हुआ तो मजबूरन मुझे जुबान खोलनी पड़ी। ऐसी आवाजें ना निकालो जैसे हरिचंद तुम्हें बेवा कर गया हो। मर्द बनो और हिम्मत से काम लो, अभी वो मरा नहीं जिंदा है। ऐसी जिंदगी किस काम की? रवि की रूहानी आवाज उभरी। तुमने देखा नहीं कि इसकी दोनों आंखों का क्या हाल हुआ है? ये जिंदा बच गया तब भी कभी कुछ नहीं देख सकेगा। ऐसी बेनूर जिंदगी बड़े करब से गुजरती है। ये सब इसका अपना किया धरा है। ये हैदराबाद में ही हमारे हाथ आ गया होता तो कम से कम अंधा ना हुआ होता। अब तुम इसके साथ क्या सलूक करोगे? रवि ने रोना और सिसकना भूलकर पूछा। तुम क्या चाहते हो? मैंने यकायक सर्द लहजा इख्तियार कर लिया। क्या तुम्हारा जहन फिर बहक रहा है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।